अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने कर रहे थे, हमने कन्वेंशंस डिस्कस करनी थी, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हुए थे। हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट किया था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किया था, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया हुआ था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कर लिया था, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें किसी को कोई इशू, यहाँ तक हमने अपना लास्ट लेक्चर स्टॉप किया था। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम बचे हैं? फिर हम आगे मैम एक स्टार्ट दफा करते हैं। डुअल। मैम वैसे एक दफा रिवाइज करवा दें। रिवाइज करवा दूं, चलें। हमने सबसे पहले किया था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हम बिजनेस और ओनर को सेपरेट ट्रीट करते हैं। हमने कहा था ओनर, लॉ की नज़र में ओनर सेपरेट होगा और बिजनेस सेपरेट होगा। अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो आप किसको कंप्लेन करोगे? बिजनेस को कंप्लेन करोगे, ओनर को कंप्लेन नहीं करोगे। इसी तरह हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ओनर की ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसमें कोई इशू? नो मैम। फिर हमने बात की थी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें हमने कहा था कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, नॉर्मली हम टाइम पीरियड पहले डिफाइन नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमने ये 2 माह के बाद स्टार्ट इसको बंद कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैम प्लीज किसी का माइक माइक जो है ना म्यूट नहीं है, म्यूट करवा दें। चलो मैं म्यूट कर देती हूँ। ओके बच्चे, फिर हमने बात की थी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। इसमें हमने बात की थी कि बिजनेस नॉर्मली हम टाइम पीरियड पहले डिफाइन नहीं करते कि हम इसको 4 माह के लिए स्टार्ट कर रहे हैं या 1 साल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो नॉर्मली यही कहा जाता है कि ये चलता रहेगा जब तक ये चल सकता है, हम इसको चला सकते हैं। तो टाइम पीरियड हम पहले डिफाइन नहीं करते, हम कहते हैं इनडेफिनेट लाइफ बिजनेस की होती है। फिर हमने बात की थी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। इसमें हमने कहा था कि अकाउंटिंग में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है जिनको हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सके या मनी में मेजर कर सके। इसकी मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी। देखो, अगर मुझे ये रिकॉर्ड करना हो कि मेरे पास 1 मरला प्लॉट है या मेरे पास एक बिल्डिंग है या एक कार है, इसको अगर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करूँ, मैं लिखूंगी मेरे पास एक कार है या 1 मरला प्लॉट है, तो वो उसको समझना मुश्किल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप उसी चीज़ों को उठाओ, उनको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यानी अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है जिसकी प्राइस 15 लाख है, तो अब उसको अंडरस्टैंड करना भी ईजी होगा और उसको समझना भी ईजी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन हो या जो भी इवेंट हो, उसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर इसको रिकॉर्ड कर लो। इसमें कोई इशू? नो मैम। फिर हमने बात की थी कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप कोई एसेट परचेज करो, जैसे हमने कहा हमने लैंड खरीदी या बिल्डिंग खरीदी या कोई फर्नीचर खरीदा, तो जब उसको खरीदते हो तो जिस प्राइस पे उसको खरीदा है उसी पे उसको रिकॉर्ड करो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है। ये नहीं कहता कि आपने खरीदा तो आज 4 लाख का है, लेकिन आप मार्केट में इसको सेल करने जाओ, आज ही सेल करने का जाओ, सपोज मार्केट की इसकी प्राइस 5 लाख है तो आप 5 लाख रिकॉर्ड करो। नहीं, हम कहते हैं कि जो प्राइस पे, जिस प्राइस पे हमने कोई भी एसेट या चीज खरीदी है, अपनी बुक में उसी प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे उस टाइम जब उसको खरीदा था। फिर हमने बात की थी ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। इसमें हमने कहा था कि हर ट्रांजैक्शन या इवेंट जो भी होगा उसके 2 इफेक्ट होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था ना, हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। या तो एक ही ट्रांजैक्शन में या तो आपके पास कोई चीज आ रही होगी या जा रही होगी। जैसे हमने बात की थी कि सपोज हम लैंड परचेज करते हैं। जब हमने लैंड परचेज की सपोज 50,000 की, कैश के अगेंस्ट करेंगे। जब हम कैश पे करेंगे, हमारे पास से कैश चला गया और लेकिन हमारे पास दूसरा एसेट कौन सा आ गया? लैंड आ गया। यानी अगर एक चीज जा रही है तो दूसरी आ रही है। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट को हम डेबिट कहेंगे, एक को क्रेडिट कहेंगे। वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि डेबिट किसको कहेंगे और क्रेडिट किसको कहेंगे। लेकिन ये इस ड्यूल का मतलब भी क्या होता है? 2। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। जो भी काम या एक्टिविटी आप बिजनेस में परफॉर्म करोगे उसके कम से कम 2 इफेक्ट होंगे।
जैसे हमने 5 हेड डिस्कस किए थे ना अकाउंटिंग के, हमने कहा था एसेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी, कैपिटल और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। हमने कहा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो इनमें से किसी दो को अफेक्ट कर रही होगी, एक में ही दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, यानी दोनों, अगर सपोज मैंने लैंड खरीदी है तो हमने कहा जब लैंड खरीदी कैश के अगेंस्ट खरीदी, पैसे दे दिए, जमीन ले ली। अब देखो ये दोनों आइटम्स किसकी हैं, एसेट से रिलेटेड है ना, दोनों ही, कैश भी एसेट है और लैंड भी एसेट है, तो अब दोनों ही एसेट को अफेक्ट कर रही हैं, एक एसेट इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है। ट्रांजैक्शन एक ही है लेकिन अफेक्ट दो है, तो हमने कहा ये एक ही हेड को अफेक्ट कर रही है। इसमें कोई इशू ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। फिर हमारे पास नो था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसमें हमने क्या कहा था कि नॉर्मली जब, जैसे मैंने आपको पहले बात की कि हम ये नहीं कहते कि बिजनेस हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, हम तो जब तक हमारा बिजनेस चलता रहता है हम चलाते रहते हैं। तो फिर हमें कैसे पता चले कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो कैसे निकालें, क्योंकि हमने तो टाइम पीरियड नहीं डिफाइन किया। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने बिजनेस के ईयर्स को डिफाइन कर लो। आप उसको, नॉर्मली हम 1 ईयर्स में करते हैं, हम 1 साल बाद रुक जाते हैं, बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को रोक देता है। वो देखता है कि 1 साल के दौरान जितना भी मैंने काम किया, जो मैंने कमाया है, जो मैंने खर्चा किया है, उसको देखते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, या लॉस जो भी है उसको देख के कैलकुलेट कर लेते हैं। पीरियड का मतलब यही है कि आप कुछ टाइम के बाद रुक जाओ, अपनी पिछली सारी एक्टिविटीज को देखो कि अब आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। या आप एक साल बाद भी कर सकते हो, आप 1 माह बाद भी चेक कर सकते हो, आप 6 माह बाद भी चेक कर सकते हो, या आप 4 माह बाद भी कर सकते हो। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने बिजनेस का रिजल्ट फाइंड आउट कर लो, ये देख लो कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा होगा तो आप अपनी एक्टिविटीज को करेक्ट कर सकते हो, और अगर प्रॉफिट में जा रहा है तो आप अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर हमारे पास था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने ये कहा था कि देखो जब हम बिजनेस की बात करते हैं, हमने कहा बिजनेस ने रेवेन्यू कमाना होता है, पैसे कमाने होते हैं, उस पैसों को कमाने के लिए खर्चा भी आता है। जैसे अगर सपोज करें कि कोई बिजनेस ए है, वो प्रोडक्ट सेल, मार्कर सेल करता है, उस मार्कर को सेल करके अगर वो 15,000 कमा रहा है, तो उस मार्कर को बनाने पे भी तो सपोज 10,000 खर्चा आया ही होगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो उसकी रेवेन्यू होगी उसको उसके एक्सपेंसेस से मैच आउट करना है, यानी रेवेन्यू में से हमेशा एक्सपेंस माइनस कर देने हैं, फिर आप अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। ये कॉन्सेप्ट एक और चीज भी कहता है, वो कहता है कि क्योंकि हमने अकाउंटिंग पीरियड में बात की कि हम बिजनेस को 1 साल बाद या 2 साल बाद मॉनिटर करते रहते हैं, हम उसको एक्टिविटीज को देखते रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप जो है जिस साल की इनकम है उसी साल के एक्सपेंसेस से उसे माइनस करोगे। फिर हमने बात की थी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की। इसमें मैंने आपको बताया था कि देखो हम अपनी रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करें, कब कहें कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया। नॉर्मल ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर दो, या अगर आप सर्विस का बिजनेस कर रहे हो और आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो तब आप उसको अपनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल दी थी कि सपोज अगर मिस्टर ए है, उनके पास डिलीवरी का ऑर्डर आया, उन्हें ऑर्डर दिया प्रोडक्ट के लिए, तो क्या उसको आज ही अपनी रेवेन्यू बना ले? हमने कहा था नहीं, ऑब्वियसली अभी तो उसके पास ऑर्डर आया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुई है। या जब हमने कहा कि उसने प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, तब उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, जब उसको पेमेंट मिली, तो हमने कहा कि वो कब रिकॉर्ड करेगा, जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देगा। और उसकी जिम्मेदारी कब पूरी होगी? जब वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा, या जो सर्विसेज उसको मिल रही हैं वो, या सर्विसेज अगर दे रहा है सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, तो तब उसको अपनी रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर सकता है। ये थे सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिए हुए थे। इसमें किसी को कोई इशू अभी पूछ ले, फिर हम कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं। नो मैम, कोई इशू नहीं है। इनमें से कोई इशू नहीं है? समझ आ गई? यही फर्दर हमने कंटिन्यू करनी है आगे। जी मैम। अच्छा, अब हम कन्वेंशंस की बात करते हैं। मैम, ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट के लिए? जी, ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट के लिए? ये कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस में मैंने आपको बताया था नॉर्मली ये ट्रेडिशंस होती हैं जो अकाउंटेंट फॉलो करता है, कि जब उसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो वो क्या रूल्स फॉलो करे या क्या ट्रेडिशन फॉलो करे। ये नॉर्मली अकाउंटेंट के लिए होती हैं। पहली क्या है, वो है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस। इसमें क्या कहते हैं कि देखो समटाइम हम क्या करते हैं, आप अपना प्रॉफिट को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। सपोज अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने वो 4,000 की बनाई, आपने 5,000 पे सेल कर दी, प्रॉफिट है ना, 1,000 आपका प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट था जो आपने सेल करने के फौरन आपको मिल गया। कुछ प्रॉफिट होते हैं जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड होते हैं, फ्यूचर में हमें लग रहा होता है कि वो हमें मिल जाएंगे, ये हमें
हो गया प्रॉफिट। जैसे अभी आपने अपनी एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आज उसकी कॉस्ट 10,000 आ रही है, आपको पता है कि जब मैं इसको 1 माह बाद सेल करूंगा तो मेरी 20,000 की सेल होगी। वो प्रॉफिट अभी आपको हुआ नहीं है, अभी आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 1 माह बाद ये प्रॉफिट होगा। तो ये क्या कहती है कन्वेंशन, कहती है कि अगर अकाउंटेंट देख रहा है कि 1 माह बाद प्रॉफिट होगा, ये फ्यूचर को कोई प्रॉफिट है, तो वो उसे बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि उनको लॉस होगा 1 माह बाद या 1 दिन बाद, तो वो एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड कर लेगा। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड करते हो। इसमें कोई इशू किसी को? नो मैम मैम, थोड़ा रिपीट कर। नहीं यार। सेकंड कन्वेंशन हमारे पास है फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन ये कहती है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड, देखो हमने बात की थी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन यूज कर रहा होता है? नॉर्मली हमने कहा मैनेजमेंट के लिए नहीं होती, जो लोग आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें आपके इन्वेस्टर्स आ गए, आपके शेयर होल्डर आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, ये सारे लोग वो होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहे होते हैं, उनको देख के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जज कर रहे होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ये कहती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, वो सारी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे। अकाउंटेंट को कहती है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपनी सारी आप स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे। देखो एक होती है बैलेंस शीट डेट, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, और एक डेट होती है उन स्टेटमेंट को इशू करने की डेट। उसने कहा है कि अगर आपने बैलेंस शीट बना ली, यानी अपना प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद अब लेकिन अभी आपने अपनी स्टेटमेंट पब्लिश नहीं की, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं ये पब्लिश की जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। तो उसने कहा अभी अगर आपने वो पब्लिश नहीं की और उनके दरमियान कोई इवेंट हो गया, कोई ऐसा इवेंट जो यूजर है आपको उनको अफेक्ट कर सकता है, सपोज आपके किसी प्लांट में आग लग गई, ये बैलेंस शीट बनने के बाद हुआ था, आपके प्लांट में आग लग गई, तो अब अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करे, अपने स्टेटमेंट में नोट्स बना के उसके अंदर लिखे। क्योंकि देखो हो सकता है कि आपके प्लांट में आग लग गई, जो आपके इन्वेस्टर हैं वो अपनी शायद इन्वेस्टमेंट निकाल ले, डिपेंड करता है ना, ये उनकी डिसीजन को चेंज कर सकता है। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? जो भी शो करे, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अपनी स्टेटमेंट में उनको बताएगा, ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम दोबारा रिपीट कर दे एक इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। फुल डिस्क्लोजर क्या है कि जब अकाउंटेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा अपनी, जब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनानी है? अकाउंटेंट ने, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, ये जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन यूज तो इन्वेस्टर्स ने करनी है, क्रेडिटर्स ने करनी है, और उसकी बेस पे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जज करना है। तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, चाहे वो इवेंट स्टेटमेंट बनने के बाद हुआ है लेकिन अभी स्टेटमेंट पब्लिश नहीं की, तो वो उन इवेंट को भी उनमें रिकॉर्ड करेगा, नोट्स दे के उनको बता देगा, ताकि जो क्रेडिटर है या इन्वेस्टर है वो ये ना कह सके कि हमें इस पार्टिकुलर इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, अगर ये इन्फॉर्मेशन होती तो हम ये डिसीजन ना लेते या हम यहाँ पे इन्वेस्ट ही ना करते। तो इसलिए ये अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उनको वो शो करेगा वहां पे। इसमें कोई इशू बच्चे? नो मैम। फिर हमारे पास थर्ड कन्वेंशन आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? जैसे कंसिस्टेंट होना क्या है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करते जाना, इसी मीनिंग में लेते हैं ना हम। तो ये मैं क्या कहता है कन्वेंशन, ये कहती है कि मैनेजमेंट या अकाउंटेंट जो मेथड अडॉप्ट करता है किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करने का, देखो एसेट से रिलेटेड, सपोज अगर लैंड को हमने बात की थी कि उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, या अगर बिल्डिंग है तो उसे भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। तो ये कहता है कि जो भी मेथड वो अडॉप्ट करे, हर साल वो उसी मेथड को रिपीट करे। ये नहीं है कि अगर आज मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, कल मैं मार्केट वैल्यू, नेक्स्ट अगर कोई एसेट परचेज करूँ तो उसे मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूँ, तो फिर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। ये कहता है कि आप जो भी मेथड अडॉप्ट करो उसको कंसिस्टेंट करो, उसको कंटिन्यूसली उसी को यूज करो। अच्छा, ये मेथड ये भी नहीं कहता कि आप हर आइटम को सेम वे में रिकॉर्ड करो। जैसे हमने लैंड की बात की, हमने कहा जब लैंड खरीदेंगे उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे उसे भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनको हम खरीदते हैं तो उन्हें मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें कॉस्ट पे नहीं किया जाता। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हो उसे आप मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उस पहले एसेट को अगर मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, जैसे लैंड खरीदी उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है, तो इसे भी मुझे कॉस्ट पे करना चाहिए। इसका रूल डिफरेंट है।
अगर लैंड पहले खरीदी उससे कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, दोबारा लैंड खरीदोगे फिर भी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर इन्वेंट्री पहले आपने मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया तो आप दोबारा इन्वेंट्री खरीदोगे वो भी मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करोगे। ये कंसिस्टेंसी मैम इन्वेंट्री मीन इन्वेंट्री बच्चे जो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जो हमारी स्टॉक में होती है ना, जो चीजें खरीदनी है उनको आगे यूज करना है बेचने के लिए। इन्वेंट्री आपके आ सकता है, आपका रॉ मटेरियल आ सकता है, आपने अगर कोई टूल्स खरीदे हैं तो वो सारा जिनको आप यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हो, वो सारी उसको आप इन्वेंट्री का नाम दे देते हैं। ओके मैम। फिर आता है हमारा मटेरियलिटी का कन्वेंशन, लास्ट वन है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मटेरियल होना मतलब है इंपॉर्टेंट होना। कोई भी आइटम या इवेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसको लाजमी रिकॉर्ड करना है। देखो अकाउंट बिजनेस में बहुत से इवेंट होते रहते हैं, बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे आपके ऑफिस था, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, आपको कोई कस्टमर आ गया, आपने उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर दी, डेली बेसिस पे हमने कहा कितने कस्टमर आते रहते हैं। या आपने अपने जो था झाड़ू खरीद लिया आपने अपनी ऑफिस की सफाई के लिए, आपने या आपने रेस शॉप खरीद ली, या कुछ डस्टर, जैसे कॉलेज की बात करें तो हमने कहा डस्टर खरीदते हैं, मार्कर खरीदते रहते हैं। तो ये वो आइटम्स है जो बहुत छोटी छोटी माइनर अमाउंट की होती हैं, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इनको अगर आप एक हेड में भी रिकॉर्ड करके तो काम चलेगा, लेकिन अगर आप प्लांट खरीदते हो, कोई बिल्डिंग खरीदते हो, कोई नया एसेट खरीदते हो, तो ये इंपॉर्टेंट आइटम्स है। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इंपॉर्टेंट आइटम है, जिनका नॉलेज होना जरूरी है, उनको आप लाजमी रिकॉर्ड करोगे। और जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनकी वैल्यू भी बहुत कम है, लो कॉस्ट है, अगर आप उन्हें एक हेड में भी रिकॉर्ड करोगे तो काम चलेगा। लेकिन जो मटेरियल आइटम होंगे उनके बारे में आप फुल इंफॉर्मेशन दोगे, ताकि आपके जो यूजर्स हैं उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल सके। इन कन्वेंशन में बच्चे कोई इशू? नो मैम। चलें आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रांजैक्शन और इवेंट की पहले बात कर ली थी। ये मैंने आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन बताया था, किसी को याद हो? पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में। हमने बात की थी इवेंट क्या है, एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ, उसे हम इवेंट कहते हैं। हमने कहा इंसानी जिंदगी में डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे आपको ये शादी अटेंड कर लेते हो, आपने कोई एग्जाम्स दे दिया, आपने कोई क्विज विन कर लिया, ये सारे क्या है, इवेंट होते हैं। इवेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक हमने मॉनेटरी इवेंट का नाम दिया था, दूसरे नॉन मॉनेटरी इवेंट। मॉनेटरी इवेंट क्या आते हैं, हमने कहा जो मनी से रिलेटेड इवेंट होते हैं उन्हें मॉनेटरी इवेंट कहते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कहा आप शॉपिंग करते हो, तो जब शॉपिंग करते हो तो पैसे दे के कुछ चीजें खरीद के लाते हो ना, तो ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब है, या तो आपके पास पैसा चला जाएगा या पैसा आ जाएगा, या पैसे के बदले कोई और चीज आ जाएगी। जैसे हमने कहा आपने लैंड खरीदी, जमीन खरीदी, उसके अगेंस्ट कैश दे दिया, तो एक चीज गई तो दूसरी चीज आपके पास आ गई, इसने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दिया। तो इन्हें हम मॉनेटरी इवेंट कहते हैं। नॉन मॉनेटरी इवेंट क्या होते हैं, हमने कहा जो मनी से रिलेटेड नहीं होते हैं, नहीं होते, पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपने कोई गेम विन कर ली, कोई लेक्चर डिलीवर कर दिया, तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट होते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में कौन से इवेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, मॉनेटरी इवेंट। नॉन मॉनेटरी इवेंट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मॉनेटरी इवेंट को हमने ये भी कहा था कि मॉनेटरी इवेंट का एक और नाम है, इसे क्या नाम दिया था हम लोगों ने, मॉनेटरी इवेंट को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। मॉनेटरी इवेंट का एक और नाम था, इसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। अच्छा अब देखो कुछ क्वालिटीज होती हैं, हमने कहा किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन कब कहेंगे, जब उसमें ये चार फीचर्स होंगे। ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो किसी भी इवेंट को ट्रांजैक्शन बनाते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है कि वहां पे हमेशा दो पार्टीज होंगी, इवेंट हमेशा दो पार्टीज के दरमियान होगा। जो मॉनेटरी इवेंट होगा अगर वो दो पार्टीज के दरमियान है, देखो आप जाते हो बैंक से कोई लोन लेके आते हो, सपोज हमने बैंक से लोन लिया 10,000 का, तो अब दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी ना, एक तो आप हो गए, दूसरा क्या हो गया, बैंक। दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई किसी भी इवेंट में। जी मैम। या जैसे हम कहें कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है ना, हमने कहा कि बिजनेस सेपरेट होता है और ओनर सेपरेट होता है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब है आपने बिजनेस को पैसे दे दिए। अब आप एक एंटिटी हो, दूसरी एंटिटी बिजनेस है, फिर भी दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। यस मैम। यस। फिर हमने कहा दूसरा उसमें ये, अच्छा ये सारी जो फीचर्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ये एट अ टाइम उसमें प्रेजेंट होने जरूरी हैं।
दूसरा क्या है कि वो इवेंट को मनी के टर्म में मेजर किया जा सके। जैसे हमने पहले बात की, जिसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे वही ट्रांजैक्शन होगी, जिसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। जैसे अभी हमने बात की, आपने मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, आपने वो गेम विन कर ली, अब उसको मनी के टर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना आप लोग, तो वो इवेंट तो होगा लेकिन वो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। फिर हमने कहा कि जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इवेंट, जो अगर पार्टिकुलर कोई इवेंट हो रहा है तो वहां पे या आपकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो। सपोज जैसे हमने कहा कि आप मार्केट सेल करते हो, जब आपने मार्केट सेल कर दी, सपोज 10,000 की अगर सेल की है, तो अब आपने अपनी मार्केट अपने पास से किसी दूसरे शख्स को दे दी, आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी ना, या प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दी। या अगर हॉस्पिटल है वो सर्विस दे रहा है, आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हो, वो आपको चेक करते हैं, उसके अगेंस्ट आप फी पे करके आ जाते हो। अब डॉक्टर ने आपको क्या ट्रांसफर किया, उसने आपको सर्विस ट्रांसफर कर दी। तो इवेंट में, अगर इवेंट में सर्विस या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो फिर वो भी ट्रांजैक्शन होगा। फिर जो चौथी लास्ट क्वालिटी किसी इवेंट में हो उसको ट्रांजैक्शन बनाती है, वो क्या है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अभी मॉनेटरी इवेंट की बात की थी हमने, कहा वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर देता है। चेंज करते। फाइनेंशियल पोजीशन बच्चों दो तरह से चेंज हो सकती है, एक को हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं, दूसरे को क्वालिटेटिव चेंज कहते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज क्या कहते हैं, जिनको हम, यानी जो एक्चुअल में आपके टोटल वैल्यू को अफेक्ट करता है, या तो आपके टोटल एसेट बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं, या टोटल लाइबिलिटी बढ़ या कम हो रही होती है। जैसे हमने कहा हमारी मशीन पड़ी हुई थी 50,000 की, उसको आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गई। अब हमारे एसेट कम हो गए, कितने से, 50,000 से। अब हमारी बिजनेस की टोटल वैल्यू कम हो गई है, तो हमने कहा वो ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपकी टोटल वैल्यू, बिजनेस की टोटल वैल्यू इफेक्ट हो, उसको हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। देखो अब चेंज तो हुआ है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई है, ओवरऑल टोटल फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गया, 50,000 से मेरी वैल्यू कम हो गई है। दूसरा हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव चेंज। इसमें क्या कहते हैं कि हमारी बिजनेस की टोटल वैल्यू इफेक्ट नहीं होती, हमारे एसेट जो होता है वो दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो सकता है, या लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है, ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे इसकी बात करो, आपने सपोज मशीन लैंड खरीदी है 10,000 की, आपने क्या किया, आपके पास कैश दिया और जमीन ले ली। अब देखो 10,000 का कैश आ गया, लेकिन 10,000 की आपके पास जमीन भी तो आ गई, दूसरा एसेट उसकी फॉर्म में आ गया। इसमें क्या करते हैं, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाता है, या एक लाइबिलिटी दूसरी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी ओवरऑल पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसे 10,000 गया तो 10,000 आ भी गया, 10,000 कैश गया तो 10,000 की जमीन भी आ गई हमारे पास। जबकि पहले वाले चेंज में ऐसा नहीं हुआ था, आपकी टोटल वैल्यू चेंज हो गई थी, यानी 50,000 हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे पास कुछ आया नहीं था, एसेट ने फॉर्म नहीं ली थी, कुछ चेंज नहीं हुआ था, हमारी ओवरऑल वैल्यू कम हो गई थी। इन दोनों चेंज में कोई इशू किसी को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज में किसी को कोई इशू नहीं है? नो मैम। तो ये सारे फीचर्स किसी मॉनेटरी इवेंट में होंगे तो हम कहेंगे वो एक ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज हम उसे ट्रांजैक्शन का नाम नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है, यानी पहली बात तो ये कि हमने कहा कि वो मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दे। फिर फर्दर फीचर्स की बात करते हैं तो हमने कहा दो उधर पार्टीज होती हैं, इवेंट को मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, इवेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है या आप प्रोडक्ट दे रहे होते हो, और इवेंट को फाइनेंशियल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देता है, तो उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। और ये चारों कौन से इवेंट में होंगी, मॉनेटरी इवेंट में ट्रांजेक्शन होगी, नॉन मॉनेटरी को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे होते अकाउंटिंग में। इसमें कोई इशू? नो मैम। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने पहले परचेज पढ़ा था, कैश परचेज पढ़ी थी, क्रेडिट परचेज, सेल भी पढ़ी थी, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसी तरह ट्रांजैक्शन को भी 3 कैटेगरी होती हैं। पहली बात ये कि कैश ट्रांजैक्शन, कैश में क्या कहा था हमने, कोई भी ट्रांजैक्शन हो इमीडिएटली आप कैश पे कर दो, ये कैश रिसीव कर दो, तो उसे हम कहते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा 2,000 का, हमने फौरन पेमेंट कर दी, तो वो क्या इवेंट, वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, कैश कैश ट्रांजैक्शन। जिसकी पेमेंट आप इमीडिएटली कर दो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी, उसी दिन कर दो। किसी को इसमें कोई इशू? नो मैम। सेकंड है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमने क्या कहा था कि जिसका कैश, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की है और कैश उसी दिन पे नहीं करते बल्कि अगले दिन पे कर लेते हैं या कोई और डेट डिसाइड कर लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये टर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परचेज की, क्रेडिट परचेज की थी, क्रेडिट सेल की थी, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है वो सारी। इसमें किसी को कोई इशू? नो मैम।
फिर हमने बात की थी पेपर ट्रांजैक्शन। अच्छा ये देखो, जब हमने कैश ट्रांजैक्शन की या क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, जब सपोज जब हमने कैश की तो हमें किसी को कैश पे करना था या किसी से कैश रिसीव करना है, फौरन इमीडिएटली पे, या किसी को कैश पे कर दिया, कैश रिसीव कर लिया। क्रेडिट में भी ये देखो, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो आपने 2000 पे किया और किसी दूसरे ने रिसीव किया, लेकिन अगर उधार पे खरीदा है तो हमने आज नहीं पे किया, हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे और वो हमसे रिसीव करेगा, यानी कोई शख्स रिसीव कर रहा है और कोई पे कर रहा है। पेपर ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं होता, इसमें ट्रांजेक्शन तो होती है लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है। लेकिन हमने कहा एक्चुअल में ना तो कोई आपसे रिसीव कर रहा होता है ना आप किसी को पे कर रहे होते हो। सपोज आप रास्ते में जा रहे थे, आपके पॉकेट में पैसे थे, वो गिर गए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। सपोज 1000 था अगर आपके पास, अब 1000 गिर गया आपकी पॉकेट से, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई? Yes. लेकिन अब हमने कहा अब आपने ना तो कैश किसी से रिसीव करना है ना पे करना है। एक्चुअल में तो जैसे हमने कैश में किया था या क्रेडिट में किया था वैसे तो नहीं हो रहा ना, ना आपके किसी को पे किया था ना किसी से रिसीव किया था, बस आपके पास पैसे थे वो गिर गए, इसने आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेंज कर दिया। तो इन ट्रांजेक्शन को हम पेपर ट्रांजेक्शन कहते हैं। जी। या आपने किसी से कुछ रिसीव नहीं करना होता, कुछ पे नहीं करना होता, लेकिन आपकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। ट्रांजैक्शंस को दो तरह से और भी डिवाइड करते हैं, उनको हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और इंटरनल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है? आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ट्रांजैक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी शख्स के साथ हम कर रहे होते हैं। जैसे आपने जमीन खरीदी किसी बाहर वाले शख्स से, बाहर किसी से खरीदी, सपोज आपने मिस्टर ए से जमीन खरीदी, मिस्टर ए आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा तो नहीं था, आपके बिजनेस का हिस्सा तो नहीं था, तो उसके साथ जो ट्रांजैक्शन होगी उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहेंगे। और कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम इंटरनल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे फर्नीचर को, आपकी बिल्डिंग में फर्नीचर पड़ा हुआ था, उसको आग लग गई, भाई का कोई बंदा तो नहीं आया था, हमने तो उसको वैसे ही आग लग गई, तो ये भी क्या है, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है, आपकी बिल्डिंग के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हुई है, उसकी बाउंड्री के अंदर हुई है, तो उसे इंटरनल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। किसी को No, कोई? ma'am. अच्छा No, देखो, हमने no. बात की कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन की। अब कैसे पता चलेगा? उसने तो सिंपल स्टेटमेंट दी होगी, उसको देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? तो उसके लिए एक रूल है कि आपको अगर उसने स्टेटमेंट दी हुई या वो कहे कि बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो रूल क्या है? सबसे पहली बात, उसके साथ कैश का वर्ड लिखा होगा। पहला रूल क्या है कि उसके साथ हमेशा कैश का वर्ड लिखा होगा। जैसे उसने कहा कि आपने गुड्स बॉट गुड्स फॉर कैश, चीजें खरीदी हैं कैश के अगेंस्ट, इसका मतलब है ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है। आपने चीजें खरीदी उसी वक्त पेमेंट कर दी, ये कैश का वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब है वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरा क्या है कि उसके साथ अगर कैश का वर्ड यूज नहीं किया हुआ, अगर उसने कैश का वर्ड ही यूज नहीं किया हुआ, तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो उसमें पैसे तो लिख दी ना। उसके साथ अगर कैश का वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ तो किसी शख्स का नाम भी नहीं लिखा होगा। जैसे मैं अगर कहें कि परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर ए, तो इसका मतलब है मिस्टर ए लिखा हुआ है, कैश वर्ड यूज नहीं किया हुआ, तो ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। या तो जैसे पहली एग्जांपल में उसने लिखा था बाउट गुड फ्रॉम फॉर कैश ₹5000 फ्रॉम मिस्टर अरशद, आपने चीजें परचेज किया मिस्टर अरशद से, लेकिन उसने कैश का वर्ड क्योंकि यूज किया हुआ है, तो हमने कहा पहला रूल ये है कि कैश का वर्ड यूज है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर कैश का वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, ये कैश का वर्ड उसने नहीं लिखा, तो अगर उसने कैश का वर्ड नहीं लिखा तो उसने किसी पार्टिकुलर शख्स का नाम भी नहीं लिखा होगा। टीचर मेरा ना इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, जिस वजह से आपकी आवाज कट करके आ रही है। मेरा नाम क्या है सर, तो आप प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिएगा फिर मेरी। क्या नाम है बच्चे आपका? कैश बताया मैम। कैश। लेकिन लेक्चर लेते रहे भी आप। जैसे उसने कहा बाउट गुड्स ₹5000, अब चीजें खरीदी हैं 5000 की, पहली बात तो ये हमने कहा इसके साथ कैश का वर्ड ही नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चले ये कैश ट्रांजैक्शन है? हमने कहा किसी शख्स का नाम भी नहीं लिखा हुआ तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। यानी ये देखना कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, दो रूल है। पहली बात तो ये कि उसके साथ कैश का वर्ड लिखा होगा, दूसरी बात ये कि अगर कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो उसके साथ किसी पार्टिकुलर शख्स का नाम भी नहीं लिखा होगा, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी, हम कहेंगे ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। इसमें कोई इशू को कोई मसला इसमें? No, ma'am. फिर दूसरी बात ये कि
अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी रूल है। कैश ट्रांजैक्शन का तो पता चल गया, क्रेडिट का कैसे पता चलेगा? उधार पे खरीदी है, पहली बात तो ये हमें कि उसके साथ ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का वर्ड मेंशन होगा। ये पता करने के लिए कि पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन उधार पे खरीदी गई है तो या तो उसके साथ क्रेडिट का वर्ड होगा या ऑन अकाउंट का वर्ड लिखा होगा। जैसे उसने कहा कि बॉल गुड ₹5,000 ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है ये कैश पे चीजें नहीं खरीदी, ये उधार पे खरीदी गई हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर सपोज क्रेडिट का वर्ड ही यूज नहीं किया गया तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये उधार पे खरीदी है कि कैश खरीदी है? तो फिर हमने कहा उसके साथ किसी पार्टिकुलर शख्स का नाम मेंशन होगा। जैसे हमने कहा कि बाउड गुड फ्रॉम अरशद ₹5,000, तो ये क्या होगी फिर? एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। यानी क्रेडिट के भी दो रूल है, या तो क्रेडिट का वर्ड यूज किया होगा, अगर हमने कहा क्रेडिट या अकाउंट का वर्ड नहीं लिखा तो किसी पार्टिकुलर शख्स का नाम यूज किया होगा जिसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे किसी को कोई इशू कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? नो मैम। अच्छा, छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये डिफरेंट उसने स्टेटमेंट दी हुई है। उसने क्या कि आप इसमें से बताओ कौन सी ट्रांजैक्शंस है, ये इवेंट है डिफरेंट, और कौन से इन इवेंट में ट्रांजैक्शंस नहीं है। अभी हमने इवेंट और ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लिया ना, इवेंट क्या होता है और ट्रांजैक्शंस क्या होता है, थोड़ी देर पहले ये भी किया है। अब पहली स्टेटमेंट, आई स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹5,000, क्या ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? ट्रांजैक्शन है और कैश है। कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन हमने कहा क्यों? अच्छा ये भी बताया, रीजन भी दे जल्दी से। इसके अंदर पार्टिकुलर पर्सन का नेम भी नहीं है और इसके साथ कैश भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए ये कैश है। पार्टिकुलर बच्चे वो आप जो उसको मिस अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये मैं भी सिर्फ ये बात करी इवेंट एंड ट्रांजैक्शन, इसको जो हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना, कैश या क्रेडिट का वर्ड तो जब हम चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं तब यूज करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब तो कैश या क्रेडिट का वर्ड यूज ही नहीं होता। जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप बिजनेस से उधार करोगे कि मैं आज तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहोगे ना। जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप पैसे लेके ही आओगे। हाँ जी। तो कैश या क्रेडिट का वर्ड जब चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं तब यूज होता है। नहीं, ये तो कैपिटल टू कैश ट्रांजैक्शन होगी जी, कैश भी हुआ और कैपिटल भी इन्वॉल्व है। सेकंड वाली, आई बॉट फर्नीचर फॉर ₹2,000 फॉर बिजनेस यूज, फर्नीचर खरीदा है 2,000 का बिजनेस यूज के लिए, ये कैश है। कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? पहले मुझे ये बताएं कि कैश, उसके बाद डिसाइड करते हैं। पहले ये बताओ ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? चलो आप बताओ। इवेंट है, इवेंट है। इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन क्या ये ट्रांजैक्शन नहीं है? ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन है। इवेंट Transaction में है। क्या कहा था? बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। दो डिस्कस किया ना, पहली बात तो ये कि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर रहे हो, दूसरा से मनी की टर्म में रिकॉर्ड किया जा सके। क्या इसने आपकी जी। फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं की? जब आपने 2,000 का फर्नीचर खरीदा तो कैश चला गया और फर्नीचर आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई? यस मैम। यस मैम। ऑब्वियसली आपकी फाइनेंशियल, और इसको मनी की टर्म में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। हाँ जी, मनी की टर्म ट्रांजैक्शन है, इवेंट नहीं है। ये ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस से रिलेटेड है। उसने बिजनेस यूज के लिए खरीदा है, पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीदा। पर्सनल यूज के लिए खरीदता तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि हमने कहा कि अकाउंटिंग बिजनेस के लिए होती है। रिकॉर्ड करते हैं तो फिर ड्राइंग्स में करते हैं, ड्राइंग्स में। फिर वो ड्राइंग्स में करते हैं, लेकिन वो भी बिजनेस से रिलेटेड होता है ना, वही। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट वन, सबमिटेड अ टेंडर फॉर गुड्स वर्थ ₹10,000, टेंडर सबमिट कराया है 10,000 का। एनीवन? अंजुल, मेहमान, आप बताएं बच्चे। ट्रांजैक्शन है मैम। मैम ये बताया ना टेंडर होता क्या है? टेंडर क्या होता है? चीजें खरीदने के लिए आप ना कि मैं 10,000 चीजें स्टेटमेंट देते हो, फॉर्म देते हो, मैंने आपको 10,000 की, जैसे अखबार में टेंडर नहीं देखा कभी, न्यूज़पेपर में चीजों को बेचने के लिए वो देते हैं, नोटिस देते हैं कि हमें 10,000 की चीजें चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए, आप हमें कितनी कॉस्ट ऑफर करोगे, कितनी प्राइस लगाओगे। तो वो डिफरेंट जो सेल्समैन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्राइस फॉरवर्ड करते हैं कि हम ये 10,000 जो चीज़ें हैं आपको 9,000 में दे सकते हैं या 8,000 में दे सकते हैं। उसमें से आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या चाहिए। तो अब आपने किसी ने टेंडर दिया हुआ था कि उन्हें 10,000 की चीज़ें खरीदनी है, आपने उनके अगेंस्ट को प्राइस जमा कराई कि हम आपको इतने की चीज़ें बेच सकते हैं कि नहीं है अभी। तो ये ये ट्रांजैक्शन है, इवेंट होगा। यस मैम। ट्रांजैक्शन इवेंट होगा।
ये इवेंट होगा क्योंकि इसने आपकी Yes. फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट नहीं किया। नहीं किया। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो टेंडर जमा कराने से तो चेंज नहीं होगी ना, वो तो तब चेंज होगी जब आप चीजें सेल कर दोगे। ठीक। फिर अभी यानी बस फोर्थ वन, अपॉइंटेड अ कैशियर ऑन अ सैलरी ₹2000 पर मंथ। आपने कैशियर अपॉइंट कर लिया, उसकी सैलरी 2000 पर मंथ होगी, आज अपॉइंट किया है। क्या ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? इवेंट। इवेंट इवेंट मैम इवेंट इवेंट है। इवेंट। इवेंट है क्योंकि उसको भी अपॉइंट किया, एक्चुअल में सैलरी पे नहीं की है। नहीं। नहीं अच्छा, नीचे वाला 5-1, पेड कैशियर ₹2000, अब उसको सैलरी पे कर दी है, अब ये क्या है? ये ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट वन, पेड सैलरी, आई टुक अवे गुड वर्थ ₹500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर माय प्राइवेट यूज। देखो आप बिजनेस में आपने पैसा लगाया हुआ था, ओनर ने वो उसमें से 500 निकाल के ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए। ये ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली ये क्योंकि ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन है, ये बिजनेस के पैसे कम हो गए ₹500। 7-1, पेड सैलरी 1000 टू सेल्समैन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सेल्समैन सैलरी पे की है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है ये। 8-1, पेड रेंट ऑफ माय हाउस फ्रॉम माय ओन फंड। अपने फंड से अपने ही घर का किराया पे किया उसने, क्या है ये? इवेंट। इवेंट है। इवेंट। ये हमने कहा इसका पर्सनल यूज था और इसको हमने और अपने ही फंड से पे कर रहा है, बिजनेस के फंड से पे नहीं कर रहा, तो ये इवेंट है, ट्रांजैक्शन नहीं। ट्रांजैक्शन इवेंट में किसी को कोई इशू? नो मैम। नो मैम। नहीं है वहां पे, क्लियर हो गया। किसी को कोई इशू हो? अच्छा, अकाउंटिंग एक्विजिशन अब टेंडेंस लगा ले। हुई थी किसी जब हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ना, एसेट इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। ये हमने डिस्कस किया था ना, रिसोर्सेज प्लस सोर्सेज होते हैं। जी बताया था आपने। मैंने कहा था कि बिजनेस में पैसा किन तरीकों से आ सकता है? 2 तरीकों से आ सकता है, या तो आप लायबिलिटीज के थ्रू कर लो, या ओनर इक्विटी के थ्रू, या ओनर खुद लेके आएगा या कहीं से उधार लेके आएगा, उसको हम सोर्सेज कहते जी। हैं। और उन्हीं सोर्सेज से आप जो चीजें खरीदते हो उन्हें हम एसेट कहते हैं या रिसोर्स कहते हैं। इसमें किसी को कोई इशू? नो मैम। नो मैम। अच्छा बच्चे, ये था आज का लेक्चर। किसी को कोई प्रॉब्लम कोई इशू है वो अभी पूछ सकता है। मैम टेंडेंस लगा दे। मैम अटेंडेंस लगा दें। मैम। जी बच्चे। मैम। मैम इनका गूगल से सर्च कर सकते हैं डेफिनेशन, क्योंकि आपको मैं वो पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप कर देती हूँ। ग्रुप में किसी ने लगाई थी? वहीं से ली है। ग्रुप में किसने लगाई थी? बहुत बड़ी बड़ी हैं डेफिनेशन। ग्रुप मैम। डेफिनेशन आपने यहाँ से डेफिनेशन तो शॉर्ट फॉर्म में ही है, बाकी उसने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया हुआ है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। जी मैम। इसी वर्ड में उसने बस मैम। जी बच्चे। मैम मुझे क्वालिटेटिव चेंज काइंडली क्लियर कर दें। ओके, क्वालिटेटिव चेंज क्या होता है कि देखो, क्वांटिटेटिव की समझ आ गई थी? बिजनेस की अगर टोटल वैल्यू चेंज हो रही है तो उसे हम क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं। जैसे सपोज हमने कहा हमारे पास मशीनरी पड़ी थी 50,000 की, उससे आग लग गई। हमारे जो एसेट, मशीनरी हमारा एसेट होती है ना, अब 50,000 से हमारा एसेट कम हो गया, मेरे ओवरऑल एसेट चेंज हो गए। यस। क्वालिटेटिव चेंज है। क्वालिटेटिव चेंज क्या है कि मेरे एसेट की टोटल वैल्यू कम नहीं होती, बस एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सपोज मेरे पास 10,000 कैश पड़ा हुआ था, मैं उससे कोई भी चीज, फर्नीचर ले लिया 10,000 का, अब मैंने कैश दे दिया 10,000 और फर्नीचर ले लिया 10,000 का। अब कैश चला गया 10,000 का, लेकिन 10,000 का फर्नीचर भी तो हमारे पास आ गया, यानी एक एसेट एसेट में टोटल वैल्यू क्या, मेरे एसेट टोटल कम हो गए 10,000 से? ऑब्वियसली नहीं। अगर 10,000 कैश किया है तो 10,000 फर्नीचर भी तो आया मेरे पास, टोटल ओवरऑल वैल्यू कम नहीं हुई है, बस एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया है। कैश गया है तो फर्नीचर आ गया उसकी जगह पे, जबकि क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव था उसमें हमारे पास बिल्डिंग चली गई थी, हमारी बिल्डिंग को आग लग गई थी, क्या वापस हमारे पास कुछ आया था? नहीं आया था, रिटर्न में तो कुछ नहीं आया था, लॉस ही हुआ था। तो वो क्वांटिटेटिव चेंज है जिसमें हमारे एसेट या तो डिक्रीज कर जाए या इंक्रीज कर, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाए जिसकी, लेकिन जिसमें हमारे टोटल एसेट की वैल्यू कम ना हो। टोटल एसेट अगर हमारे पास 10,000 ही थे, सपोज कैश ही था, तो अगर कैश गया तो उसकी जगह पे फर्नीचर भी तो आ गया था। टोटल वैल्यू कम जिसमें ना हो वो क्वालिटेटिव चेंज होता है। जिसमें हमारी टोटल वैल्यू चेंज हो जाए, यानी या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है। ओके, जज़ाकल्लाह मैम। किसी बच्चे को और मसला, कोई इशू?
सीआर अटेंडेंस No. मार्क कर लेंगे आप और मुझे व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप में। किसी को कोई इशू नहीं है बच्चे? मैम ये ओनली डेफिनेशन याद करनी है, क्या बच्चे? ओनली डेफिनेशन याद करनी है। बच्चे की डेफिनेशन आपने याद भी करनी है और आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ वो वहाँ पे हेल्प आउट करेंगी, वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि क्वालिटेटिव चेंज आया था कि क्वांटिटेटिव चेंज आया था। जैसे अभी हमने इवेंट और ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया और बाद में एग्जांपल किया, तो वो आपको अगर आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन का पता ही ना तो कैसे बता सकते हो कि इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? ये पेपर में ओनली सिर्फ डेफिनेशन आएंगी? नहीं नहीं, क्वेश्चंस भी आएंगे, हम आगे क्वेश्चंस भी तो करेंगे। ये कौन सा लेक्चर है? वही है, अकाउंटिंग का भी चलता है। अटेंडेंस लगा दियो। अटेंडेंस मार्क किया सीआर? किसी को और कोई इशू हुआ आज के लेक्चर में? No. नो मैम। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। इसको लाजमी मैं ग्रुप में ये फाइल पहले ही मौजूद है, मैं लेकिन मैं दोबारा इसको व्हाट्सएप कर दूंगी और लाजमी इसको प्रिपेयर कीजिएगा। ओके मैम। ठीक है मैम। ओके, अल्लाह मैम की अमानत।